नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यमुना जल समझौते के बाद सीएम भजनलाल का भव्य स्वागत। जयपुर में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार अभिनंदन। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, यमुना जल समझौता ऐतिहासिक उपलब्धि, किसानों और प्रदेश को मिलेगा पानी का बड़ा लाभ। मदन राठौड़ ने यमुना जल समझौते पर सीएम को दी बधाइयां। बोले, वर्षों पुराना मुद्दा सुलझा और राजस्थान को होगा फायदा। यमुना जल परियोजना पर अशोक गहलोत ने दिया बयान। बोले, पानी आएगा तो सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को ही मिलेगा। अजमेर जेल में जगन गुज्जर हत्याकांड पर सरकार सख्त, दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। बोले एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर पहुंचे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कई जगह स्वागत मंच बनाए गए थे। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और पारंपरिक अंदाज में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री बस में रोड शो करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पूरे रास्ते बड़ी संख्या में समर्थक उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सीएम ने मीडिया से खिताब भी किया। एक बहुत बड़ी सौगात मिली जिसका 30 साल से इंतजार था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान के लिए और शेखावाटी के लिए हुआ है। कल माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में सीआर पाटिल जी के सानिध्य में और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के और हमारे साथ मिलकर के एक समझौता हुआ है, जो राजस्थान की और शेखावाटी की लंबे अरसे से मांग थी, उसको पूरा किया है। क्योंकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने इस स्कीम को अटकाना, लटकाना, भटकाने का काम किया। उन्होंने कभी इसके बारे में गंभीरता से सोचा नहीं। कांग्रेस की कई बार इस तरह की सरकारें आई हैं कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हमको अभी मौका मिला है तो निश्चित रूप से हमने जो हमारे राजस्थान की जनता से वायदा किया था उसको हमने पूरा किया है। वहीं जयपुर में स्वागत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत पानी है और सरकार किसानों, उद्योगों और आम लोगों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शेखावाटी से किया गया ये वादा पूरा करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार केवल वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम करके दिखा रही है। अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल 29 जून का दिन राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि हम देखते थे कि राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सबसे पहले एक रोड मैप बनाया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है। आप सभी की मांग थी कि राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़े। हमारे किसान को पानी चाहिए, उद्योग को पानी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, पशुधन के लिए पानी चाहिए।
हमारी लंबित योजना थी। 40-40, 50-50 साल से, चाहे हमारी ईआरसीटी की योजना हो या हमारे यमुना का समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर की सफाई हो, चाहे देवास स्कीम की हमारी योजना हो, माही स्कीम की योजना हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी लाना हो, या हमारे नर्मदा की स्कीम हो। मित्रों, 2.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में काम किया है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने राजस्थान का विजन रखा, हमने कहा राजस्थान का विकास के लिए मैंने पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उद्योग चाहिए। लगातार हमारी सरकार उसमें काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के पुराने बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आलू से नहीं बल्कि राजस्थान का किसान अपनी मेहनत से मिट्टी से सोना पैदा करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शेखावाटी की धरती तक पानी पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिलाया कि जब किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा तो उनकी मेहनत प्रदेश की तरक्की की नई मिसाल बनेगी और हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। राहुल गांधी का वो बात याद आ रही है मुझे कि आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावाटी में गया था तो मैंने यही कहा था शेखावाटी के लोगों को कि आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, लेकिन मेरी शेखावाटी की उस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करेगा, किसान सोना पैदा। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोह में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए साफ तौर पर कहा कि यह समझौता प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से वर्षों पुराना मुद्दा आज आगे बढ़ गया है, जिससे राजस्थान को आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। और जब जब भी ये दिल्ली जाते थे तो वहां से हमारे राजस्थान के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात लेकर के आते थे। और हम सब जानते हैं कि 1992 से यमुना जल का और हम इंतजार कर रहे हैं। 1994 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए और उस समय जो समझौता हुआ उसको लागू करने के लिए उन्होंने अपना पैसा तक जमा करा दिया। लेकिन हरियाणा से राजस्थान में पानी लाने में बहुत देरी हो गई। कई बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की, और कई बार राजस्थान में बीजेपी की तो हरियाणा में कांग्रेस। कई बार दोनों सरकारें हमारी भी हो गई तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी और इस कारण से ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमारे भजनलाल जी सदैव प्रयत्नशील रहे। अब डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन का और पूरा सहयोग मिला। वहीं जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यमुना जल परियोजना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यमुना का पानी राजस्थान खासकर नीम का थाना तक पहुंचता है तो ये पूरे प्रदेश के लिए बेहद खुशी की बात होगी। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि वे पहले भी इस मुद्दे पर अपनी बातें रख चुके हैं और आज भी उसी पर कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की जनता को ही होने वाला है। नीम के थाने में कहा था और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीम के थाने में पानी लाएंगे। तो उस वक्त मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि यमुना का पानी नीम के थाने आएगा तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे जाके स्वागत करूंगा उनका। ठीक है, अब उनको तोड़ मोड़ के इनके मंत्री लोग या पूर्व मंत्री लोग बोल रहे हैं ना, ये खाली जैब बैठा रहे हैं। MOU होना या MOA होना ये सब बात छोड़ो। मैं कह रहा हूँ पानी आएगा तो मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को खुशी होगी, पूरे प्रदेश को खुशी होगी।
क्योंकि 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते हैं, ये जो अभी तक नहीं हो पाया, सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से शेखावटी वालों, चूरू हो चाहे। वहीं राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच वहां शुरू कर दी गई। जगन गुर्जर पर आपको बता दें करीब 100 आपराधिक मामले दर्ज थे। अजमेर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने ये पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेल में बंद जगन गुर्जर की हत्या उसके साथ बंद कैदी ने गला घोंटकर की है। टेक्निकल टीमों ने मुआयना किया मौके का, साथ ही जरूरी कार्रवाई भी जारी है। प्रथम दृष्टि जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से FSL MOB टीम विजिट कर चुकी है मौके पे। इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश थी आपसे? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम। सर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर गैंगवार, क्या कहते हैं आप? गैंगवार जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है, कोई ऐसा गैंगवार का मामला इसमें नहीं। क्या दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया है। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। आरोपी विष्णु नाम का व्यक्ति है। वहीं कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कथित हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। बता दें, मंत्री अविनाश गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, सरकार की लगातार मंशा भी रही है, प्रयास भी रहा है कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो और वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पूरी विस्तृत रूप से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या पर चिंता जता दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेल के अंदर इस तरह की घटनाएं गंभीर मामला है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि ये किसी जाति का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का सवाल है। उन्होंने मांग भी की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो आगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। कानून को तोड़ के कोई हत्या करता है तो हत्यारा होता है, चाहे जेल के अंदर हो चाहे फील्ड में हो चाहे कहीं हो। इसलिए मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं, मीडिया में खबर आई है तो ये तो इनकी लापरवाही तो है कि जेल के अंदर कैसे तो मतलब ऐसी स्थिति बन गई। और पहले बीकानेर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जगह जगह घटनाएं होती है तो दुख होता है कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। तो ये तो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है उनको चाक चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून अपना काम करे, कानून चाहे जगन गुर्जर हो या कोई हो अपना काम करे, परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। ये कोई जाट गुर्जर और किसी जाति की बात नहीं है, ये बात है कि आप किस प्रकार से हत्या हो जाती है जेल के अंदर, तो आपस में हत्या होने लग गई तो ये कोई सिलसिला रुकेगा ही नहीं। तो ये चिंता सरकार। वहीं कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खेती को लाभ का सौदा बनाना समय की जरूरत है।
ओम बिरला ने किसानों से आधुनिक तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बेहतर होगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी और भी ज्यादा मदद मिलेगी। किसान अन्नदाता है, उन्होंने हमेशा देश और राष्ट्र की सेवा की है। मैंने आज किसानों से निवेदन किया है कि हमारी जमीन को सुरक्षित और उपजाऊ बनाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। जहाँ प्राकृतिक खेती से हम हमारी जमीन को उपजाऊ टिकाऊ बना पाएंगे, वहाँ आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी सुरक्षित कर पाएंगे। अधिकतर केमिकल का उपयोग, दवाइयों का उपयोग, फर्टिलाइजर का उपयोग, जिससे हमारी जमीन का दोहन भी हो रहा है और हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है। इससे परंपरागत रूप से भी हमारी विरासत, आधुनिक विरासत भी प्राकृतिक खेती की रही है। हमें प्राकृतिक खेती के नए तरीके अपनाना चाहिए ताकि लागत भी कम हो, उत्पादन भी ज्यादा हो और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि किसान इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाला समय देश की प्राकृतिक खेती के ओर। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने सीकर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पहुंचकर उनकी माताजी का हालचाल जाना है और उनका आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान आपको बता दें, कई कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। सभी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआएं की। जयपुर पुलिस ने आपको बता दें, पैरामेडिकल परीक्षा में नकल कराने की बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, रैकेट से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ छात्र परीक्षा पास कराने के लिए इन्विजिलेटर को प्रभावित करने और नकल कराने की योजना लगातार बना रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और समय रहते पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। साथ ही मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। जो एग्जाम कराती है कि जो का डिप्लोमा कोर्स है, उसमें ईसीजी डिप्लोमा कोर्स के संबंध में कोई एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस सूचना को डेवलप करते हुए खोरा बिसल थाने की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों को दस्तयाब किया था। जब उनसे पूछताछ की गई और उनके फोन और आदि चीजों को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि झुंझुनू के एक एस करन कॉलेज जो मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू में पड़ता है, वहां के कुछ छात्र हैं जो पास होने में उनको दिक्कत आ रही है। कई बार उनके बैक लग चुकी है, तो उनको पास कराने हेतु इन लोगों ने इस जहाँ पे इनका सेंटर जो अपने खोरा बिसल थाने क्षेत्र में ये अपना प्रभा देवी कॉलेज पड़ता है, वहां पर इनका सेंटर आया था। और प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में इनका सेंटर था और इनकी प्लानिंग ये थी कि वहां पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्जाम में इन्विजिलेशन लीक हो सके और उसके दौरान जब ये एग्जाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए, जिस सहायता प्राप्त करके इस एग्जाम को पास कर दें। इस पूरी घटनाक्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस नकल मामले पर राजस्थान स्टेट अलाइड एंड आपको बता दें हेल्थ केयर काउंसिल के उत्तम सिंह शेखावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि निष्पक्ष परीक्षा कराने की उन्होंने बात भी कही। और सुनिए और क्या कुछ कहते हुए नजर आए। ये मुझे परीक्षा से एक दिन पूर्व 28 तारीख को SHO खोरा बिसल का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि यहाँ पर जो प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज है, जो कि कालवाड़ के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, उसमें झुंझुनू के कुछ संस्थान के संचालक और जो प्रभा देवी कॉलेज के जो संचालक है वो नकल कराने के लिए साजिश कर रहे हैं, जिसमें जो रिमांडेड जो पिछले साल जो असफल जो हमारे परीक्षार्थी रहे थे उनको नकल कराने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे पैसा लेकर के उगाही करके और इसको अंजाम देंगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि संबंधित संस्थान के संचालक और जो 2 जो परीक्षार्थियों के संस्थान के संचालक थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया। और इसके पश्चात चूँकि अब दूसरे दिन ही परीक्षा थी तो मैं उस परीक्षा स्थल पर मैं खुद उस केंद्र पर गया था
और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखी और जो वहाँ पर अत्यधिक संख्या में हमारे परीक्षार्थी थे, करीब 2000 से ऊपर थे, तो स्थान का अभाव और जो वहाँ पर अव्यवस्थाएं थी उसको देखते हुए मैंने तत्काल जो उस एग्ज़ाम को निरस्त करने के लिए हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनको मैंने निर्देश दिए थे, उन्होंने इस एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया। वहीं राजस्थान के करौली जिले से दर्दनाक हादसे की खबर भी सामने आ रही है। बता दें टोडा भीम क्षेत्र में 11 केवी की चालू बिजली लाइन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों बाइक से जा रहे थे और सड़क पर गिरे बिजली के तार से अनजाने में संपर्क हो गया। करंट लगने से बाइक में भी आग लग गई। पुलिस ने शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं राजस्थान के आपको बता दें कंचनिया का ढाड़ी के पास करीब 10 बच्चों को लेकर जा रही एक निजी विद्यालय की वैन में अचानक आग लग गई है। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस का यह साफ कहना है कि यह घटना उस समय हुई जब वैन कॉपर क्षेत्र से बच्चों को लेकर सिंघाना की ओर जा रही थी। ये वाहन सिंघाना के एक निजी प्ले स्कूल का बताया गया। चालक ने वैन से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी और तुरंत उसे रोक दिया गया। पूरे वाहन में आपको बता दें पहले से आग फैल चुकी थी। फुर्ती दिखाते हुए चालक ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। साथ ही सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाया गया है। सीएसओ सुनील कटेवा जी के द्वारा हमें सूचना मिली। मैं मेरी टीम को तुरंत कंचनियाड़ी ढाणी के पास वैन की आग लगी थी और उसमें मैं तुरंत मेरी टीम को लेके और 4 मिनट में अंदर मैंने आग बुझा ली और कोई क्षति नहीं हुई किसी भी प्रकार की और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। देखिए ये जो प्राइवेट व्हीकल थी, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट व्हीकल थी, कोपर से बच्चों को लेके आ रही, 10 बच्चे थे इसमें और बड़ा हादसा हो सकता था ये, लेकिन ये भगवान की दया से आज बच गए बच्चे। 10 बच्चे थे, वैन में आग लगी और कोपर से और खेतड़ी से फायर ब्रिगेड बुलाई, तुरंत उसको काबू में किया गया। वहीं बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें सीआरपीएफ में तैनात जवान दर्शन उर्फ देव ने आरोप लगाए हैं कि शादी के महज 1 महीने बाद उनकी पत्नी घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर लापता हो गई है। पीड़ित का आरोप यह भी है कि खानपुर थाने में तैनात एक सिपाही उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर बिना नंबर की स्विफ्ट कार से अपने साथ ले गया। बता दें जवान का यह भी दावा रहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास मौजूद है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगा दिए हैं और एसएसपी से न्याय की अब गुहार लगाई है। सुनिए पीड़ित जवान ने और क्या कुछ कहा है। मेरा मामला यूएम में सीआरपीएफ में तैनात वर्तमान श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग है और मैंने लव मैरिज की थी 14 मई को 2026 में रमा उर्फ जानवी नाम की लड़की से। दोनों परिवार की सहमति से, लड़की की सहमति से मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मैं एक 1.5 महीने लड़की मेरे पास रही। दरअसल मुझे छुट्टी जाने के बाद में लड़की 10 मई को मेरी बातचीत हुई। मैं 10 मई को बातचीत करके घर पर मैं अपनी ड्यूटी पहुंच गया 10 तारीख में 10 मई को। और 4-6 दिन बाद में लड़की किसी सन्नी यादव नाम के लड़के के साथ, जो कि खानपुर थाने में तैनात है सिपाही रैंक में, और उसके साथ में सन्नी यादव आया है मेरे गाँव में, मेरे घेर पर गाड़ी लाया है, ब्लैक कलर की स्विफ्ट मेरे नंबर प्लेट की गाड़ी, और उसमें उसे बैठा के बहला फुसला के लड़की को लेकर चला गया है। और उसके बाद में उसे पूछताछ कर रहे हैं तो नहीं बता रहा, मेरे पास नहीं, ऐसा हमें बहका रहा है। और लड़की वाले पूछ रहे हैं, उनको बहका रहा, हमें बहका रहा है। और ऊपर से लड़का जो सनी यादव है, ऊपर से मेरी सास के फोन पे, उनके फोन पर धमकी दे रहा मारने की। बोला तेरे जैसे देव तो मेरे जिम में डोले हैं, जब जी कर जब मैं ठोक दूंगा। वहीं झांसी में मंगलवार तड़के हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदल दिया है। सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई बारिश और तेज ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद आपको बता दें तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई और शहर का मौसम सुहाना हुआ। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बाद लोगों ने राहत की सांस अब जाके ली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई है। फिलहाल बदले मौसम का लोग जमकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं रुड़की के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी आपको बता दें डाइट में जल्द ही अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो तैयार किया जाएगा। स्टूडियो बनने के बाद शिक्षक आधुनिक तकनीक की मदद से विभिन्न विषयों के शैक्षणिक वीडियो तैयार करेंगे, जिन्हें मिशन ज्ञान गंगा के तहत सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित भी किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन स्तर से आपको बता दें 10 लाख रुपए का बजट भी जारी हो चुका है। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आसान डिजिटल शिक्षा मिलेगी, जबकि शिक्षकों को भी आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाने का बेहतर अवसर मिलेगा।
हमारे पास संस्थान में कई रूम पुराने टाइम से पड़े हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था, और आपको अभी देखा होगा कि हमारे पास नई बिल्डिंग के साथ साथ कुछ ठेकेदारों के पास कुछ मटेरियल और कुछ चीज़ें बची, तो हमने उनसे कहा कि इसका ज़रा सुंदरीकरण कर दिए, तो सौंदर्यीकरण कर दिए, सुंदरीकरण कर दिए, जिससे कम से कम हमें आने वाले आगंतुकों के लिए बैठने के लिए हो जाए। इसकी बात हमने सीडीओ साहब से कही, तो मिशन ज्ञान गंगा जो कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तरह के उस क्रम के क्लास में बैठे हैं 3rd क्लास टू 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। हमें उनमें वीडियो कंटेंट ऐसे डालने हैं कि जिससे उनको पढ़ने में और पढ़ के समझने में आसानी पैदा हो, और आने वाले क्रम में उनका उत्तरोत्तर विकास हो, और वो ना सिर्फ सब्जेक्टिव नंबर अच्छे लाएं, बल्कि उनके अंदर शिक्षा के प्रति एक आत्मीय प्रेम पैदा हो। इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।